बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले की तमाम वीडियोस में हमने वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इसके हवाले से बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिस चीज़ की बात करेंगे वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वर्ड पढ़ के हमें सबसे पहले जो माइंड में बात आती है वो ये है कि ये ज़रूर मोशन की कोई टाइप होगी। जिस तरह हमने 9th क्लास में मोशन की मुतादिद टाइप्स का जिक्र किया था, तो इस तरह ये भी कोई टाइप होगी। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि ये मोशन की टाइप ही है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन ज़रूर हमारे माइंड में आएगा कि अगर ये टाइप ऑफ मोशन है तो फिर इसको जब 9th क्लास में मोशन की टाइप्स को डिस्कस किया गया था तो वहाँ पे हमने इसका नाम क्यों नहीं कहीं पे देखा या इसको क्यों नहीं डिस्कस किया गया? तो इसकी वजह बेटा ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उन्हीं टाइप्स में से एक है जो आपने 9th क्लास में डिस्कस कर ली थी। आपने जब 9th क्लास में मोशन की टाइप्स को डिस्कस किया था तो उसमें सबसे एंड पे आपने एक टाइप पढ़ी थी वाइब्रेटरी मोशन की। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन ही होती है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस और कुछ टर्म्स हैं जो कि अप्लाई होना ज़रूरी है। अगर वाइब्रेटरी मोशन में वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी तो हम उस वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। अदरवाइज हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। तो वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हम किसी वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ सिमिलरिटी दे सकते हैं, उनका जिक्र आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed toward the mean position। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी टाइप ऑफ मोशन है कि जिसमें हमारे पास जो नेट फोर्स है, जो हम नेट फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं किसी बॉडी पे उसको स्ट्रेच करने के लिए। चले हम यहाँ पे मैस अटैच टू अ स्प्रिंग की डायग्राम सामने रखते हैं, फिर हमें बात समझ आएगी कि जब हम इस पे एक नेट फोर्स अप्लाई करके इसको यहाँ तक स्ट्रेच करके लेके आते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम स्ट्रेच करते हैं तो ये जो फासला होता है जो बॉडी कवर करती है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो लिखा हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होगी जब आपकी नेट फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे। यानी आप जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, और अगर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कम ही कवर होगा। पहली बात तो ये है, और ये बात कोई नई बात नहीं है, बल्कि हमने इसको भी गुज़िश्ता टॉपिक्स में डिस्कस कर रखा है कि हुक्स लॉ में हमें ये बात बताई गई थी कि जब आप स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन भी उतनी ही ज़्यादा अप्लाई होती है। तो F और X बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन की तरफ जो है वो इशारा करते हैं कि ये वही दो चीज़ें जो कि हुक्स लॉ में हमने डिस्कस की थी। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, यानी कि जो नेट फोर्स है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही अप्लाई होगी। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही है
कि वो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होती है। बेशक आप इस बॉडी को इस पॉइंट से किसी भी जगह पे ले लें, यानी कि यहाँ से इसको इस पॉइंट पे ले आएं, इस पे ले आएं, या यहाँ से इस पे या इस पे ले आएं, तो हर जगह पे आप ये देखते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स जिसका हमने नाम पढ़ा है कि वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही अप्लाई होती है, यानी वो बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ ही पुश या पुल करने की कोशिश करती है। तो बेटा ये जब दो चीजें ये अप्लाई होती हैं तो हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दे सकते हैं। इसके बाद फीचर्स ऑफ एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के मजीद फीचर्स क्या हैं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कैसे पता चलेगा मजीद टर्म्स के जरिए से कि फलां जो मोशन हो रही है वो वाइब्रेटरी मोशन होने के साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है या नहीं। तो बेटा ये आपकी बुक का ही एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि ये दोनों स्क्रीनशॉट आपकी बुक से ही लिए गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके फीचर्स इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर, ये टोटल 4 फीचर्स हैं हमारे पास, जिनमें सबसे फर्स्ट फीचर अगर हम यहाँ पे देख लें तो वो होगा अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एसएचएम किसको बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ठीक है। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन, यानी कि अगर कोई बॉडी, या हम इसको हाईलाइट करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा करो जब, ठीक है, इस तरह से हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। यानी कि एक बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस करती है वो हमेशा एक फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द या आगे और पीछे मूव करती है। ये बात तो वाइब्रेटरी मोशन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। सेकंड पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी इस पे जरा फोकस करना है कि इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, यानी कि जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उस दौरान उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होना चाहिए। इस पॉइंट को बेटा यहाँ पे आपने जरा समझना है कि एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ क्यों और किस तरह होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये बात पढ़ी थी कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई अ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब हमने पढ़ा था कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन पे ही अप्लाई होता है, यानी जिस तरफ फोर्स अप्लाई होगी उसी तरफ एक्सेलरेशन भी अप्लाई होगा। अब आप ये भी जानते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा, अगर बॉडी यहाँ पे है, बिलफर्ज इस जगह पे है, तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ से मेन पोजीशन की तरफ अप्लाई होगी। अगर वो बॉडी यहाँ पे है तो भी रिस्टोरिंग फोर्स मेन पोजीशन की तरफ ही अप्लाई होगी। तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स मेन पोजीशन की तरफ अप्लाई होती है तो फिर डेफिनेटली उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी मेन पोजीशन की तरफ ही अप्लाई होगा, यानी जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी। ये बात हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि आइजैक न्यूटन ने प्रेजेंट किया था, ये बात हम उसकी बेस पे करेंगे, ठीक है। चलें जी, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो कि थर्ड इसका फीचर है, वो क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये बात हमने बेटा एक गुज़िश्ता वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी। हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया था कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी वजह से एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मेन पोजीशन while it will be maximum at the extreme position। यानी कि ये जो एक्सेलरेशन है ये मेन पोजीशन पे जीरो होगा बिकॉज वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, ठीक है। तो बेटा ये बात शायद आप गुज़िश्ता वीडियो में बड़ी डिटेल से समझ चुके होंगे, इसलिए इस पे मजीद डिटेल में मैं नहीं जाता। अब हम आते हैं आखिरी
चौथे फीचर की तरफ, उसमें भी एक बड़ी आम सी बात लिखी हुई है, ये भी आप पहले डिस्कस कर चुके हैं जी। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे जीरो होती है। इस पोजीशन पे अगर बॉडी आएगी, आप देखते हैं कि जब ये बॉडी यहाँ से मूव करती है, तो जब ये यहाँ से मूव करते हुए इधर जाती है तो यहाँ थोड़ी देर वो स्टे करती है, ठीक है, जस्ट फॉर अ मोमेंट वो यहाँ पे स्टे करती है। तो अब क्या होगा कि इधर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी टेम्परेरीली, लेकिन जब वो मेन पोजीशन से गुजर रही होती है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये बात आप एक गुज़िश्ता वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जहां पे हमने काइनेटिक एनर्जी के हवाले से बात भी की थी। ठीक है बेटा, तो ये थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ फीचर्स। बेटा, फीचर्स पढ़ने का फायदा ये हुआ कि आज के बाद अगर किसी बॉडी की मोशन में हमने ये चार चीजें नोट कर ली कि ये चारों चीजें उसमें हमें मिलती हैं, ये चारों चीजें उसमें हमें नजर आ रही हैं, तो अब हम उस बॉडी की मोशन को SHM का टाइटल लगा सकते हैं, हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। लेकिन अगर इन चारों में से कोई एक फीचर भी उसमें नजर ना आया तो हम उसकी मोशन को ख्वाह कुछ और नाम दे लें, लेकिन कम से कम SHM हम उसको नहीं बोल सकेंगे। तो ये फायदा होता है फीचर्स का। ठीक है, फीचर्स को आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, कंडीशंस भी कह सकते हैं। इन तमाम अल्फाज के साथ ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। मैं आप सब बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक ठीक से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।